हाँ, क्लास 8 गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम लोग इस चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो तीसरा और लास्ट सेगमेंट हम लोग का है। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। जैसा कि इसमें देखोगे कि नीड्स फॉर लॉ, जिसमें हम लोगों ने मैंने जब ब्रीफिंग किया होगा लेक्चर में, तो उन चीज़ों को उसमें ऐड करने का प्रयास किया गया है कि कानून हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मतलब संविधान में समान विधान का होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इस पर तमाम प्रिएम्बल के माध्यम से और भी उसमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे सोशल, इकोनॉमिकल, इक्वलिटी, फ्रीडम, है ना, लिबर्टीज़, जस्टिस, सब चीज़ों को सिक्योर करना रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें ऐसा है कि मतलब जैसे देश में डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, डिफरेंट प्रोफेशन है, और चूँकि देश के रिसोर्सेज हमारे पास में सीमित हैं, उस सीमित रिसोर्स में ही सबको समान रूप से वितरित भी करना है, ताकि कोई अनसेटिस्फैक्शन या कुछ ऐसी एक डिप्रेस या डिसएडवांटेज जो क्लास की जो स्थिति पैदा हो जाती है उस तरीके का ना हो, और कोई किसी का एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन ना करे। इसमें तुम लोगों ने देखा ही होगा संविधान किन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित, जो कल का हमने वीडियो बनाया उसमें काफ़ी डिटेल्स में से दिए हुए हैं। इसमें भी देखो कि विदाउट लॉज नो सोसाइटी कैन इवर लाइव, है ना, पीसफुली, एंड नो स्टेट कैन इवर फंक्शन स्मूथली। कोई भी अगर देश है या कोई ऐसी राज्य है, मतलब बिना कानून का, है ना, मैंने तुमको बहुत पहले ही कभी बताया होगा कि इंसान भी एक एनिमल ही है, हम लोग सोशल एनिमल हैं, और इस एनिमल में सबसे बड़ा चीज़ है कि इंटेलेक्चुअलिटी है, बुद्धि है, और बुद्धि का सदुपयोग भी हो सकता है और बुद्धि का दुरुपयोग भी हो सकता है। आज के वर्तमान दौर में तुम देखोगे कि सदुपयोग करने वाले लोगों की संख्या निग्लिजिबल है, न के बराबर, ज़्यादा तुमको दुरुपयोग करने वाले ही होंगे। तो कहने का मतलब है कि मानव संसाधन के तौर पर जब इतनी ज़्यादा पावरफुल, है ना, स्टेटस इंसानों को प्राप्त है, अगर इसको नियंत्रित करने के लिए कोई अगर कानून ना लाया जाए, है ना, तो ये जो हिंसक पशु होते हैं हमारे, उनसे भी कहीं ज़्यादा वायलेंट है। क्योंकि आजकल के डेट में तुम देख सकते हो कि रंग बिरंग की करप्शन, क्राइम में मर्डर हो गया, लूट, बैंक लूटना, रॉबरी का काम हो रहा है। इसके बाद में तुम एक्सप्लॉइटेशन फैक्टर्स में तुम बहुत रंग की चीज़ें, फिजिकल हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करना, ये सब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हमारा हरासमेंट वगैरह केसेस चल रहा है। या थ्रेटेन करना, दबंगाई करना, यानी मनी और मसल्स पावर का देखो कैसे यूज़ हो रहा है। ताकत के बल पर पूरी दुनिया को मतलब ऐसे ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के मैनेज करना हो और पूरी सोसाइटी को है ना, अगर स्मूथली फंक्शन करना हो हमें, तो उसके लिए कानून का भय होना हमारा बहुत ज़रूरी है। लॉ इज़ ए कमांड गिवन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी विच मस्ट बी ओबेड। कानून जो होता है हमारा, किसी भी देश की जो सुप्रीम पावर होती है, जैसे कि जो सरकारें हमारी होती है, उसके द्वारा कुछ ऐसे हमारी क्राइटेरिया तय कर दी जाती है, जिसको मानना हर एक देश के नागरिकों का हमारा पहला काम होना चाहिए। और लॉ इज इक्वली अप्लीकेबल टू दी ऑल सिटीजन। कानून वही हो गया कि संविधान के सामने सब समान हैं, इक्वल हैं, तो ये कानून भी सब पर समान रूप से लागू होगा। हालांकि सब सब कहने सुनने में अच्छा लग रहा है कि सब पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अपने बिहार में ही देखो कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के कितने हाई प्रोफाइल लोग इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, है ना, डांस पार्टी हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। और आम लोग जब छोटे से शादी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं 10-15 लोगों के साथ में, तो उनके ऊपर में केस दर्ज हो जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि बड़े बड़े लोग जो कुछ ऐसे भी हैं जो पावरफुल लोग हैं, उनको पुलिस पकड़ने में हाथ पैर कांपती है उसकी, है ना, कानून का सही इम्प्लीमेंटेशन हमारा नहीं कर पाते हैं लोग। तो रिच एंड पुअर आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के नज़र में गरीब अमीर सब समान है। वी नीड लॉ टू कैरी ऑन अप, है ना, वर्क, किसी भी काम को स्मूथली करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और सबके वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध हमारा है ना। स्वाभाविक है, डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम इरेडिकेट करेंगे, कानून का भय अगर स्थापित करेंगे, तो कोई भी अगर गलत काम होने वाले होंगे वो रुक सकते हैं। अब उसके एग्जाम्पल के तौर पर तुम देखो कि अगर मर्डर हो रही है, या तुम्हारी ये किडनैपिंग जिसको हम लोग कहते हैं, अपहरण बिहार में कॉमन उद्योग है,
तो ऐसे में अब मर्डर होगा, किडनैपिंग होगी, लूट होगी, रंगदारी मांगी जाएगी, तो ये सब तो बड़ा बुरा चीज़ है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था लाएगी तो स्वाभाविक है कि सबका वेलफेयर, सबका कल्याण हमारा होगा। फॉर डेवलपिंग द गुड हैबिट एंड गेट टू द मैक्सिमम आउट ऑफ आवर रिसोर्सेज, कुछ अच्छी आदतों का विकास करने में भी ये मदद करता है और संसाधनों का सदुपयोग करना है ना, ये प्रमोट करता है। मोस्टली लॉज आर गुड बिकॉज दे आर एम टू द वेलफेयर फॉर द पीपल, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो वेलफेयर के संदर्भ में काम करते हैं हमारे, लेकिन कुछ कानून पीपल अपोज ऑल सच बैड लॉज, कुछ ऐसे कानून भी हैं जो कहीं ना कहीं सख्त हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है। So there is always a dissent in a case of the bad laws along with the acceptable and obedience in the case of the good laws, and dissent in the part of the partial of democracy, and all democratical state accept the right to the people to express their opinion view on every action of the government। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि तुम अपना ओपिनियन और एक्सप्रेशन जो है किसी भी मतलब सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों पर अपना वक्तव्य दे सकते हो। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप उससे सहमत हो, एग्री हो, आप डिसएग्री भी हो, आप थोड़ा सा विरोध में भी चीज़ें होती है, तो उसके व्यक्ति की आज़ादी आपको है, लेकिन शर्त ये है कि मतलब आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक जो संवैधानिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड होता है उसी को हम प्रयोग करें और स्पष्ट तौर पर उसकी आलोचना हम कर सकते हैं। जैसे मीडिया रिपोर्ट में तुम देखते होगे, मीडिया में डिबेट होती है, मीडिया में कुछ टीम लेवल पर काम होता है, कुछ एंकर्स होते हैं जो पार्टिकुलर सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं, तो उसमें भाषा और उसकी मर्यादा गरिमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अन्य हो, उसके प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सत्याग्रह की व्यवस्था महात्मा गांधी ने कर रखा है, जिसकी चर्चा आगे में भी की हुई भी है। Dissent should be expressed through peaceful means, and action of the violence should not be resorted to, यानी कि उसके खिलाफ में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार आपको संविधान देती है। और एक प्रयोग था जैसे हमने तुमको बताया कि उसमें आप कोई भी हिंसात्मक गतिविधियां में भाग नहीं ले सकते हैं और आप कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के महात्मा गांधी, चूँकि हमारा देश गांधी के सपनों का ही देश है, हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी हैं, तो उन्हीं की फिलॉसफी पर हमारी देश चलती है। और महात्मा गांधी, आज तो तुम अपने देश में अगर किसी का विरोध करते हो तो अपने ही लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर से टपका दिए गए हैं या किसी फॉरेनर कंट्री से आए हुए हैं। मोदी हो, नीतीश हो, आदित्यनाथ योगी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या कोई ऐसे बड़े नाम जो सरकार चला रहे हैं मतलब देश में, ये सब हमारे ही समुदाय कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो गांधी ने तो अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह की बात किया था। सत्याग्रह का संदर्भ उसमें ये था कि सत्य चीज़ों के लिए केवल आग्रह किया जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए वायलेंस की सहारा न लेने की नसीहत दी थी। महात्मा गांधी ने बोला था कि आज़ादी हमें खून की नदियाँ बहा करके नहीं प्राप्त करनी है। हालांकि गांधी का ये शुरू का स्टेप था। गांधी को जब लग गया कि ये अंग्रेज़ जो है लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, तो इन्होंने लास्ट में डू एंड डाई का नारा, जिस पर इसके कंट्राडिक्टेड मतलब बिहेवियर्स का भी चर्चा की जाती है कि सत्य और अहिंसा के इतने बड़े पुजारी गांधी थे जिन्होंने लास्ट में सत्य को प्राप्त करने के लिए वायलेंस का सहारा लेना पड़ा। तो इसमें कुछ कंट्राडिक्शन था कि गांधी की विचारधारा अजीज आकर के लास्टली हमारी बदल गई और उन्होंने वायलेंट होकर के, उसमें डू एंड डाई का संदर्भ ही यही था हमारा कि करो या मरो। अब समय ऐसा आ गया है कि देश की आज़ादी के लिए या तो आप कुछ करिए और नहीं तो अपनी जान दे दीजिए। तो जान देने का मतलब खून खराबा ही तो हुआ एक तरीके का। और इस डू एंड डाई ने ही लास्टली हमको आज़ादी दिलाने में मदद भी किया। 42 की घटना है, 1942 की, 1942 में करो या मरो का नारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था और अंततः हमारे 5 साल के बाद में देश आज़ाद हो गया। जबकि ये जो गांधी ने सत्याग्रह या समथिंग जो कुछ भी इसका चर्चा किया था, ये शुरुआती दौर था 1917 के बाद में। उन्होंने कभी नॉन कोऑपरेशन के माध्यम से, कभी सिविल डिसओबीडियंस के माध्यम से, ओबीडियंस के माध्यम से, है ना, देश की आज़ादी दिलाने के लिए मतलब फार्मूला बदलते रहे गांधी, लेकिन फार्मूला के जड़ में यही चीज़ थी कि वायलेंस नहीं करना है, सत्य के लिए आग्रह करना है। फास्टिंग पर जोर देते थे कि आप
अगर सहमत नहीं है तो उपवास कर ले, है ना। सहमत नहीं है तो किसी किनारे पर आमरण अनशन पर बैठ सकते हो, लेकिन उसमें वायलेंस की मतलब तड़का नहीं लगानी है, कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही घटना तुम्हारी 1921 में जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था पूरे देश में, तो कुछ पार्टिकुलर लोगों ने, चूँकि आज की तरह मीडिया तो थी नहीं, ना ही तुम्हारा आईटी वगैरह था, फ़ोन वगैरह का कनेक्टिविटी इतना ज़्यादा था नहीं, और कि पार्टिकुलर कोई लीडर ऐसा है कि क्या बोला तो पूरे देश में चला जाए। आज तो है कि किसान आंदोलन चल रहा है ना जी, ये राकेश सिंह टिकैत क्या बोलते हैं पूरा देश सुन लेता है एक बार में। आज तक पर नहीं मन भरता है, जी न्यूज़ से पता लगाओ, जी न्यूज़ से नहीं पता तो सोशल मीडिया में चीज़ें आ जाती है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, ये प्रिंट मीडिया के भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जहाँ पर आप इसकी पुष्टि कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो कि क्या मैटर है। हाथों हाथ मोबाइल है, सूचना गलत होने का सवाल नहीं पैदा उठता है। लेकिन वो 17-18 का एक दौर था, 1917-18 का, कि टेलीविज़न और इस तरीके की जो आईटीज़ वगैरह थी काफ़ी कम था, और गांधी पूरे देश में कहीं एक ही जगह रह सकते हैं ना, और उस समय देश का एरिया भी बहुत बड़ा था। बांग्लादेश भी भारत का पार्ट हुआ करता था, पाकिस्तान भी भारत का पार्ट हुआ करता था। लोग कम थे लेकिन एरिया तो और ज़्यादा बड़ा था, है ना। तो वहाँ पर इस तरीके की सूचना का कोई साधन नहीं था। उसमें कुछ लोगों ने ऐसा रिमर फैला दिया था असहयोग आंदोलन में, कि गांधी कहते हैं कि देश को आज़ाद करने के लिए आप हिंसा का भी सहारा ले सकते हो। और ऐसे ही त्रासदी ट्रेजिडी हमारी हुई थी गोरखपुर के पास में, एक जगह है तुम्हारा चौरा चौरी, है ना। 1922 में वहाँ पर पुलिसकर्मियों को है ना थाने में आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसको लेकर के गांधी ने इतना मतलब उनको व्यथा हुआ, और लास्टली उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे ऐसी आज़ादी पसंद नहीं है जहां अपने ही लोग जला दिए जाए, मार दिए जाए। मतलब खून की कीमत पर आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी मिलेगा भी तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, लेकिन हम खून की नदियाँ बहाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ये गांधी का अपना मानना था, और उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह करने की बातें कही थी। तो उसमें काफ़ी फेमस घटना थी हमारी सॉल्ट सत्याग्रह का, जब अंग्रेज़ों की दमन और शोषण की नीतियाँ इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था। अब नमक, तुम सोचो कि ऐसी बुनियादी जो बेसिक हमारी नीड है, जो हमारे किचन में अनिवार्य स्तर पर होना चाहिए। या सॉल्ट में तुम सोडियम के बारे में तुम जानते होगे, हमारे ब्रेन नॉर्म्स को भी, है ना, संतुलित करने के लिए और उसको ठीक ठाक काम करने के लिए तुम्हारे पास में आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। उस पर अगर मान के चलो कि अगर नमक, तेल, मिर्च मसाला, जो भी बेसिक नीड से जुड़ी हुई सामान हमारी है, उस पर अगर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया जाए कि मतलब लोगों को देना होगा, तो महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर चल जाएगी। तो गांधी ने बोला कि एकदम बेसिक नीड से जुड़ा हुआ मैटर है, इस पर तो खैर टैक्स लगाने की कोई मतलब नहीं समझ में आता है। और इन्होंने उसमें एक कानून लाया था उन्होंने, कि ब्रिटिश लोगों ने, कि कोई भारतीय नमक नहीं बना सकता है, नमक खरीदेगा, नमक में बदले टैक्स पे करेगा, और टैक्स काफ़ी ज़्यादा था। तो गांधी को ये अजूबा लगा, और गांधी ऑलरेडी टाइम टू टाइम अपना नन कोऑपरेशन और भी तरह तरीके की चीज़ों का प्रयोग कर चुके थे। उनको ऐसा लगा कि एक मौका और भी है 30 के आसपास में, कि इस पर जोर लगाया जाए और अंग्रेज़ों को सबक सिखाया जाए। इन्होंने उसके लिए सत्याग्रह का किया। सत्याग्रह उनका कुछ इस तरीके का रहा कि ये तुम्हारा साबरमती आश्रम से, है ना, ये अपनी यात्रा प्रारंभ किए। 16 किलोमीटर डेली चलते थे, 17 किलोमीटर औसतन एक दिन में। और इन्होंने डांडी में जा कर के, गुजरात में एक जगह है, कोस्टल एरिया है डांडी, जहाँ पर इन्होंने समुद्र के पानी से खुद नमक बना करके अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून का हमारा इन्होंने विरोध किया, उसको कानून को तोड़ने का काम किया, है ना। और इस सॉल्ट सत्याग्रह का नाम दिया गया हमारा सिविल डिसोबीडियंस। माँ देखो, हाँ, तो देखो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ भी है कि सॉल्ट सत्याग्रह वाज ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, है ना, अगेंस्ट द अनजस्ट सॉल्ट लॉ, है ना, फ्रेम्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो कानून लाया गया था उसका उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से अहिंसात्मक प्रदर्शन की बातें उन्होंने की थी। एंड सॉल्ट लॉ स्टेट मेकिंग सॉल्ट वाज मोनोपोली फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नो इंडियन वाज अलाउड टू मेक सॉल्ट। इसमें बोल्ड लेटर में जो रेड कलर में तुमको दिखा रहा है, इसको तुम पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ये कानून जो लाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, जिसमें ये जिक्र किया गया था कि कानून नमक बनाना केवल हमारी ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी हमारी। हाँ,
तो ये ट्रेड मोनोपोली था ब्रिटिश का, और कुछ और नहीं था। ये लोग, पता ही तुम लोग को, ये ब्रिटिश का कोई और तो इंटेंशन था नहीं, केवल भारत के लोगों को परेशान करना था, इनका शोषण करना था, इनका आर्थिक है ना एक्सप्लॉयटेशन करना था। तो इसमें काफ़ी हद तक वो लोग कामयाब भी रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हमारी रही जिसका विरोध गांधी ने करना उचित समझा। सो इन्होंने इसके खिलाफ में एक नारा दिया, द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बिगेन विद द डांडी मार्च, है ना। गांधी ने कहा कि मैं सविनय अवज्ञा नाम ही है तुम्हारा। अवज्ञा का मतलब हो गया हमारा किसी भी आज्ञा का पालन करना एक तरीके का होता है, उसका जस्ट उल्टा अवज्ञा होता है। जैसे ओबेडिएंट होता है, डिसोबेडिएंट होता है। तो ओबेडिएंट हो गया आज्ञाकारी होता है, और डिसोबेडिएंट होता है कि कोई बात को न मानना। जैसे कि प्रायः बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि जैसे होता है ना हमारे सोसाइटीज़ में कि बड़े लोगों की बातों को मानना चाहिए, माता पिता की बातों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, स्कूल के डिसिप्लिन वगैरह को ओबे करना चाहिए। तो आज्ञा पालन जो होता है अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये इन्होंने इसमें अवज्ञा बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये ऐसा आंदोलन था, इन्होंने जो ब्रिटिश कानून था उसको मानने से ही इनकार कर दिया। आज्ञा नहीं किया, मतलब उसका पालन नहीं किया, बल्कि अवज्ञा किया। और उसमें भी उन्होंने सविनय शब्द जोड़ा। सिविल डिसोबीडिएंट का मतलब हमारा हो गया विनयपूर्वक, विनयपूर्वक, मतलब उसके विनय के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा, लाठी लेके आया हूँ तुम्हारा वेलकम करने के लिए, ऐसा नहीं है ना। हाथ जोड़ा उन्होंने, आप बोला कि नहीं, ये हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, अहिंसात्मक तरीके से लड़ेंगे। आश्रम साबरमती से इन्होंने प्रारंभ किया, जिसका चर्चा मैंने किया, और डांडी में इन्होंने लॉ को वायलेट किया, कानून को तोड़ा। और बहुत सारे मतलब देश में ऐसी बातें हुई, द पीपल बाइकॉटेड फॉरेन गुड्स। गांधी ने बोला कि साथ ही साथ नमक ही नहीं बल्कि जितने भी फॉरेन गुड्स आते हैं ना उसको बहिष्कार करो। इसीलिए गांधी ने चरखा, तुम लोग देखोगे गांधी ने बोला था ये सेल्फ डिपेंडेंसी, जिसको स्वावलंबन कहा जाता है, वो बोलते थे कि हर एक जीवन में आदमी को इतना स्वावलंबी और मजबूत होना जरूर चाहिए कि कहीं किसी पर आश्रित ना हो। और इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली खेली गई, जलाया गया कपड़े को, लोगों ने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया गया। और गांधी ने चरखा समिति को प्रमोट करने का काम किया। मतलब जितने भी उस समय देश के गांधीवादी लीडर थे सब लोग है ना सूत काटते थे, धागा बनाते थे, और खादी पहनने का जो आज भी हमारे चलन में है। तुम लोग देखोगे जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं या छोटे नेता होते हैं, खद्दर कपड़ा, सस्ता कपड़ा आता है। हालांकि आज वाले सब तो वीवीआईपी हो गए, महंगा महंगा खादी पहनते हैं। लेकिन उस समय गांधी का कहना था कि नेता पॉलिटिशियन का जीवन काफ़ी सादा होना चाहिए, और वो खादी के कपड़े बनाएंगे खुद से, और भारतीय पोशाक पहनेंगे, पजामा कुर्ता या जो भी धोती कुर्ता पहन सकते हो, पैंट शर्ट, और जो भी इस तरीके का डिल डॉल पर्सनालिटी वाला जो कपड़े होते हैं उसको पहनने से उन्होंने विरोध किया इसका। और उसके साथ साथ में इन्होंने और भी विदेशी सामान थे उसका बहिष्कार करने के लिए उन्होंने बोला, और उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। एंड द ग्रेट पॉलिटिशियन अनरेस्ट वाज, है ना, क्रिएटेड इन द कंट्री। पूरे देश में एक हालात एबनॉर्मल पैदा हो गई हमारी। सो डिसेंट इन is an important features of democracy from the government, or without this the democratic government can become a dictator। अगर कानून न हो, यदि इस तरीके की व्यवस्थाएं हमारी न हो, तो कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो होती है हमारी तानाशाह हो सकती है ना, डिक्टेटर की तरह बिहेव कर सकती है। एंड टॉलरेंस फॉर द डिसेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, है ना, साइन ऑफ द पॉलिटिकल मैच्योरिटी। और किसी भी देश में जो अवज्ञा यानी कि अवरोध जो पैदा होता है उसके प्रति एक टॉलरेंस की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज देखो कि इस कोरोना काल में बहुत सारी गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ में भी तुम देखो कि किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। तो ये देश की एक मतलब डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमारी है कि कम से कम उन लोग के ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अदरवाइज इतने बड़े जमावड़ा अगर कोई करता तो उस पर पुलिस केस होता, और कोरोना फैलाने को लेकर के ना जाने कितने सारे उस पर कानून और कायदे थोपे जाते। लेकिन देश में किसान जिन भी कारणों से, हालांकि मुझे तो किसान आंदोलन समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी एंगल से वो ठीक नहीं लोग कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी स्पष्ट है और किसानों को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने की उसमें बात की गई है। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों ने उनको भड़का रखा है एमएसपी के नाम पर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, दिस दैट, जो भी कुछ होगा मार्केट पॉलिसी को लेकर के। तो ये कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये सब किसानों के दिमाग में न जहर बोया जा रहा है। और देश की 65% आबादी हमारी किसानों की है, जिस पर हमारा देश का अर्थव्यवस्था निर्भर करता है।
तो ये किसान आंदोलन इतना लंबा खींचे जाने का मतलब केवल राकेश टिकैत और उनके समर्थकों का मामला नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी बैक से भी बातें हो रही है ना, जो देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने का काम कर रहा है। पढ़े लिखे सक्षम लोग, हालांकि तुम लोग अभी 8 लेवल के हो, इतना भारी भरकम चीज़ तुम लोग को समझ में आएगा नहीं, लेकिन इतना मानो कि किसान आंदोलन जो हो रहा है देश के फेवर में नहीं है, देश के खिलाफ है, और ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इतनी ज़्यादा टॉलरेबल और मजबूत है, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक तौर पर इतनी ज़्यादा परिपक्व हो चुकी है कि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, और उनको है ना शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने के लिए छूट है, बशर्ते कि आप लाठी डंडा गोली भाला मत चलाइए, गाली गलौज मत कीजिए, आप शांति से बैठे रहिए, जब सरकार को उचित लगेगा आपसे बात कर लेगी। सो द राइट ऑफ द ईच लॉ मेकर टू डिसएग्री विथ द पार्टी बिकॉज फॉलो है ना डायरेक्टली फ्रॉम द राइट, ये ऐसा हमारा है कि उसके खिलाफ में अगर कोई बातें होती तो उसके मूलाधिकारों का भी हमें ध्यान रखना होगा। और हर एक व्यक्ति जो है अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर सकता है, स्वतंत्र अपनी विचारधारा रख सकता है, उसको अभिव्यक्त कर सकता है, उसके अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें हिंसा ना हो, गाली गलौज ना हो, मारपीट ना होनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई देयर आर अपोजिशंस पार्टी इन एवरी डेमोक्रेटिकल कंट्री। और यही कारण है कि हर एक देशों में तुम देखोगे कि जो एक पार्टी होती है, सरकार जो चलाती है, रूलिंग पार्टी होती है, और उसके अगेंस्ट में एक पार्टी अपोजिशन होती है। मैंने ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख, ऐसा फोरम जो सरकार बनाने से चूक गए हैं, उनकी जो भी संख्या होगी कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। जैसे बिहार में लालू के बेटा तेजस्वी तुम्हारा नीतीश के अगेंस्ट में है ना, या दिल्ली में मोदी के खिलाफ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके पूरी परिवार है। तो ये पार्टी अपोजिशन, और पार्टी अपोजिशन का काम ही हमारा होता है कि किसी भी मतलब कानून और जो भी व्यवस्था हमारी होती है उसका विरोध करना, है ना, राइट टू द एवरी अपोजिशन पार्टी एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम, है ना, समथिंग गवर्नमेंट एंड द ट्राई टू पास सर्टेन लॉज विच आर नॉट गुड फॉर द इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इनका मुख्य तौर पर हमारा काम होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सरकार के ध्यान आकृष्ट कराना। जैसे कोरोना को लेकर के ही था, हालांकि अभी देखो अपोजिशंस की पार्टी जो भी है देश में, वो राज्य की बात हो या देश लेवल की बात हो, वो सब जगह कहीं ना कहीं बेवकूफ़ सब बैठा हुआ है। अब कभी कह रहा है कि लॉकडाउन ठीक नहीं है, कभी कह रहा है कि लॉकडाउन ना लगा कर कोरोना फैला रहे हैं। पिछली बार मोदी ने 60-65 दिनों का जो देश में लॉकडाउन लगाया था, तो ये लोग कह रहे हैं कि बिना किसी तैयारी का ये तानाशाही है ना लागू कर दिया, देश बर्बाद हो गया। जब अब लागू नहीं कर रहे हैं तो कह रहा है लोग कि लागू ना करके केस बढ़ा रहा है। तब क्या हो रहा है? ये अपोजिशंस का मतलब है कि ऐसा नहीं कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से कुछ भी तुम बोलते रहोगे, है ना। आपको पार्टी या संगठन या जो भी कुछ लोगों ने चुनाव किया तो आप उचित बातों को उठाएंगे और इसका विरोध करेंगे उचित ढंग से। अनाप शनाप बातें नहीं इसमें होनी चाहिए हमारी। इसके बाद में जिस जीएसटी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, जो गुड सर्विस टैक्स जो हमारा पूरे देश में एक टैक्स लागू किया गया, यही लोगों ने टैक्स बनवाया, फिर कह रहे हैं कि गब्बर सिंह टैक्स है, डरा धमका करके व्यापारियों से और आम लोगों से टैक्स लिया जा रहा है। तो ये तो गलत है। जीएसटी पूरे 18-19 साल डिस्कस करने के बाद में उसको लागू किया गया। या किसान आंदोलन में भी तुम देखो, सरकार अच्छा एजेंडा लेकर के आती है किसानों के भलाई के लिए, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, किसान के खिलाफ में ये है। तो ऐसे बहुत सारे मैटर हैं। या डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण हुआ, उस समय भी हाथों मचा कि देश को बर्बाद करने का फैसला है, जबकि एक भी पैसा इधर से उधर नहीं गया। आरबीआई की रिपोर्ट सही बताया कि जितने भी पैसे थे उतने आ गए, कुछ रेयर के पैसे जो थे नहीं आए। इसका मतलब है कि ब्लैक मनी था हमारा, बर्बाद हो गया। तो ये सरकार के उचित फैसलों का स्वागत भी करना चाहिए, जो कुछ गलत फैसले होते हैं उसका विरोध करना अपोजिशन पार्टी का ज़रूरी होता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि सरकार जो होती है कहीं तानाशाह की तरह व्यवहार ना करने लगे। सो इन ऑर्डर टू द इंक्रीज द इनकम, ये तो हो ही गया तुम्हारा। इसके बाद में जैसे कि लिकर लॉ इज़ वन ऑफ देम, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की जाती है, द गवर्नमेंट ट्राई टू जस्टिफाई इट्स पॉलिसी एंड सेइंग सच अ पॉलिसी would reduce to the reducing of the illegal liquor with cause death of the various, है ना, persons including a men and women from time to time। इसमें एक है तुम्हारा शराबबंदी का कानून। जैसे कि महात्मा गांधी ने इसका जिक्र किया था कि शराब पीने से ना इंसान की बुद्धि विवेक खराब हो जाती है और वो एक पशु की तरह हो जाता है, जानवर की तरह हो जाता है, पशु की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसको लेकर के उन्होंने बताया कि शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज तो देखो शराब क्या, गुटखा भी बिक रहा है, कैंसर के उत्पाद बहुत सारे बिक रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर पा रही। बिहार में कुछ हमारे नीतीश जी पिछले दिनों शराबबंदी का लाया था कानून उन्होंने,
मतलब जो सैद्धांतिक तौर पर और हमारी संस्कृति जिसकी परमिशन नहीं देती है, उससे कानूनों को मतलब है ना वाप बैन करना की बात की जानी चाहिए। और इसमें बहुत सारी भी है, मतलब नॉन रजिस्टर्ड या नॉन ऑथराइज जो कंपनीज वगैरह होती है या लोकल लेवल पर शराब जो बनता है हमारा, वो स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता है। उसमें कुछ अनबैलेंस चीज़ें डाल दी जाती हैं, इंग्रेडिएंट्स डाल करके ना, कुछ नशा बढ़ाने के लिए कुछ कुछ और भी उसमें किया जाता है, कुछ पॉइजनस भी हो जाता है। शराब का तुम केमिकल प्रॉपर्टी तुम पढ़ोगे, इसमें इथेनॉल और मिथेनॉल का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। वो केमिस्ट्री का चीज़ है, बहुत एडवांस चीज़ है, उतना नहीं पढ़ना है। ये जो प्रायः कॉमन शराब जो पीते हैं लोग ना, ये इथेनॉल होता है। इथेनॉल का मतलब C2H5OH होता है, और उसी में अगर कम्बिनेशन गड़बड़ाता है, अगर वो मिथेनॉल बन जाता है किसी तरीके से, यानी कि CH3OH जब बन जाता है, तो ये काफ़ी पॉइजनस होता है। पीते पीते अगर 2 घंटे 2.5 घंटे में लोगों की मौत हो जाती है। या शराब पीने के बाद में तुम उसके, जो भी व्यक्ति शराब पीता है घर में आकर के महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज, मोहल्ले के लोगों के साथ अभद्रता करता है, स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो शराब तो नहीं बिकना चाहिए। लेकिन मान के चलो अब हर राज्य इस पर सहमत नहीं है। कोई कहता है कि शराब नहीं बिकना चाहिए, कोई बगल वाला राज्य कहता है कि नहीं शराब बिकना चाहिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बिहार की बिक्री, शराब की बिक्री होती है, बिहार में बैन है। झारखंड में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। दिल्ली में तो इस कोरोना में भी खोला गया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। लोग कह रहे हैं कि हम शराबी पी पी के सैनिटाइज पूरे बॉडी को कर ले रहे हैं। उन लोगों का तर्क है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, तो अल्कोहल हम क्या कहते हैं, हाथ को सैनिटाइज क्यों करें, पूरे बॉडी को ही सैनिटाइज कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अब क्या मैटर है नहीं पता, लेकिन सरकारों को इस पर रेवेन्यू से ही ज़्यादा, चूँकि बिहार में भी सब शराबबंदी हुई थी तो 7500 करोड़ रुपया, यानी 7,500 करोड़ रुपया का नुकसान बिहार सरकार को हो रहा था। यानी लोग शराब बैठ के पीते तो कम से कम एक साल में 10,000 करोड़ रुपया तक का तुमको रेवेन्यू था। उतना कोरोना में तो बहुत मदद करता है। सरकार के पास में खजाना होता तो कुछ भी काम कर सकते थे, लेकिन नीतीश ने बोला कि मैं इसको नहीं लागू करूँगा, क्योंकि गांधी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है ये। इसके बाद में अपोजिशन पार्टियां जो होती है, सरकार के बहुत सारे टैक्स और जो वॉलंटरी वर्क होते हैं मतलब उसका अपोज करती है, पार्लियामेंट और असेंबली में सब जगह और उसके बाहर भी। एंड दे टेक आउट प्रोफेशंस होल्ड, है ना, मीटिंग एंड इवन रिसोर्ट द सत्याग्रह टू कंडेम द गवर्नमेंट एक्शन। सरकार के किसी ऐसे कानून के विरोध करती है जो कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ के फेवर में हमारी नहीं होती है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था या ऐसे कानून की जो प्रक्रिया हमारी होती है कैसे मदद करती है लोगों को सरवाइव करने में। और लॉ एंड ऑर्डर जो होता है हमारा कानून व्यवस्था, इन्हीं कानून के सिद्धांतों को सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में लागू होती है, जो सोसाइटी को पीसफुल और हार्मोनिक सिचुएशन को मेंटेन करने में हमारी मदद करती है। तो इस चैप्टर में, इस सेगमेंट में बस इतना ही, और इस तरीके से चैप्टर आप लोग का समाप्ति भी हो गया। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, यदि कहीं समस्या आती है तो बात करिए। ओके।